दोस्तों स्वागत है स्टडी विद आरपीजी क्लास में। मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम भूगोल यानी ज्योग्राफी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा, चाहे वनडे एग्जाम हो, आर हो, पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर या टीजीटी पीजीटी हो, टेट सीटेट हो या रेलवे हो, पुलिस भर्ती हो, कोई भी परीक्षा हो, तो यहाँ से ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। चलिए समय को न गंवाते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। और मैं बता दूं, यह जो वीडियो है इसमें वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, जो फटाफट आपको प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिलेंगे आपके रिवीजन के लिए। क्योंकि मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जो आर की परीक्षा कल बच्चे देने जा रहे हैं, 100% सफल होने की मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनको। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस प्रकार की चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? किस प्रकार की चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? तो दोस्तों इसके लिए विकल्प दिया हुआ है, आग्नेय चट्टान को, अवसादी चट्टान को, रूपांतरित चट्टान को, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, आप जरूर पढ़े होंगे भूगोल में कि किस प्रकार चट्टानें बनती हैं। ज्वालामुखी के उद्गार यानी विस्फोट के पश्चात जो लावा होता है वो कुछ समय के बाद में टूट टूट करके हिस्सों में बंट जाता है। और या नदी में जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, और उनके टूटने रगड़ने से एक नए प्रकार के और के शैल बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आग्नेय चट्टान। तो दोस्तों शैल यानी चट्टानें 3 प्रकार की, चाहे पूछा जाता है शैल किसे कहते हैं, चट्टानें किसे, ये 3 प्रकार के होते हैं। और इनका इस तरह से अगर हम कह सकते हैं लेवल बनाए 3 तरह की। और हम कह सकते हैं इसमें आग्नेय, ए फॉर आग्नेय होगा, जो सबसे नीचे हो, क्योंकि ये भारी वजन में होते हैं, ये रोमेदार होते हैं, इनके कण मोटे होते हैं और इसलिए ये सबसे नीचे लेयर में पाए जाते हैं। और उसके पश्चात जो दूसरा लेयर आता है इसको मोड़दार या अवसादी कह सकते हैं। तो दूसरा जो है इसको हम कह सकते हैं अवसादी होते हैं। और चूंकि ये अग्नि की अपेक्षा में इनकी जो कण होते हैं वो थोड़ा बारीक होते हैं, इसको मोड़दार भी कहते हैं। क्योंकि गाद व ह्यूमस ऐसे जो पानी और हवा के कटाव के द्वारा जो गाद व गार्बेज या गॉर्ज इकट्ठा होकर के एक नई परत का हजारों साल के पश्चात में एक नए लेयर का निर्माण करते हैं, उसमें ऐसे फोल्डेड जैसे हो जाते हैं, मोड़दार हो जाता है, तो इसको मोड़दार या अवसादी चट्टानें कहते हैं दोस्तों। तो ये दूसरे नंबर। तीसरा होता है दोस्तों रूपांतरित, आर फॉर सेडिमेंटेशन, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, यानी रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं, तो ये इनके कण बिल्कुल बारीक होते हैं, जो ये सबसे ऊपरी परत पर आ जाते हैं। चूंकि और कुछ दिनों के ये बार बार नदियों में चलने या हवा पानी के चलने से, रगड़ने से इसमें चिकनापन आ जाता है, तो ये रूपांतरित चट्टानें होती है। जैसे संगमरमर मार्बल होता है, ये रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहरेदार कहा जाने वाला है, भारत का पहरेदार कहा जाने वाला पर्वत हिमालय किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो विकल्प है आग्नेय चट्टान का, अवसादी या परतदार चट्टानों की, रूपांतरित चट्टानों की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है अवसादी या परतदार चट्टानों की। अभी हमने बताया है कि जो अवसादी चट्टानें जो सेकंड नंबर पर आती हैं, ऊपर से सेकंड नंबर या नीचे से सेकंड नंबर पर होते हैं, ये बीच में होते हैं, इनके कण थोड़ा सा आग्नेय की अपेक्षा थोड़ा महीन होते हैं, तो ये इसमें फोल्डेड हो जाते हैं। मतलब ये है नदियों के द्वारा जो गार्ज होते हैं या और सारी मलमे होते हैं, उनको लाकर इकट्ठा जमा कर दिया जाता है, और फिर वो उसके बाद धीरे धीरे उसमें एक लेयर बन जाती है और उस लेयर फोल्डेड टाइप की हो जाती है। तो इसलिए इसको कहते हैं परतदार चट्टानें के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं, ये जरूर याद रखेंगे। और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है,
आग्नेय। दोस्तों चट्टान शैल के ऊपर हमने कई सारे क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने कई प्रश्न इस पर घुमा करके पूछे हैं, जिससे आपके पेपर में अगर कहीं से प्रश्न पूछा जाए आपका गलत ना होने पाए। तो प्रश्न है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट किस प्रकार के शैलों के उदाहरण हैं? विकल्प है आग्नेय चट्टान, अवसादी या परतदार चट्टान, रूपांतरित चट्टानें। इस पर हमने कई क्वेश्चन बनाए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है आग्नेय चट्टान। मैंने बता दिया है, जो ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट, डायोराइट होता है, यह आग्नेय यानी प्राथमिक चट्टान के अंतर्गत आते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया है, आग्नेय चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान यानी प्राथमिक चट्टान का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें एक से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको इस वीडियो में समाहित किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से अगर आपके पेपर में प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, कोयला, बलुआ पत्थर, खड़िया मिट्टी किस प्रकार के शैल के उदाहरण हैं? किस प्रकार के उदाहरण है? आग्नेय शैल का, अवसादी या परतदार शैल का, रूपांतरित शैल का, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए दोस्तों, कोयला, बलुआ पत्थर, खड़िया मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा अवसादी या परतदार चट्टानें। इन्हीं अभी हमने बताया है, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनके जो दाने मोटे होते हैं, वो हैवी होते हैं, खुरदरे होते हैं, और उनसे जो महीन कण होते हैं उसे अवसादी या परतदार चट्टानें कहते हैं। और इन्हीं से कोयला, बलुआ पत्थर, खड़ी मिट्टी जैसे शैलों का निर्माण होता है। हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है कि अवसादी या परतदार शैलों का पवन या पानी के बहाव से मलबा या अवसादों के इकट्ठा जमा हो जाने से समुद्र के तलों, जो कि हजारों मीटर की परत बन जाते हैं और परतदार चट्टानें बनती हैं। धरातल में सर्वाधिक इसी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे धरातल में सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक नया प्रश्न और उसके उत्तर यहाँ पर आपको मिलते हैं, और वो है दोस्तों अवसादी या परतदार चट्टानें। और हाँ बता दें दोस्तों, दुनिया की ज्यादातर पर्वत पहाड़ अवसादी या परतदार चट्टानों से बने हैं। हमारा हिमालय भी उनमें से एक है। अगला प्रश्न है, संगमरमर। आप देख रहे होंगे इस टॉपिक को हमने पूरी तरह से कवर करने की कोशिश किया है। दोस्तों एक से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछने जाते हैं। आरओआर परीक्षा जो देने जा रहे हैं बच्चे, ये 30 क्वेश्चन से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये 20 क्वेश्चन जरूर आपको परीक्षा मिल जाएंगे। आप कोई भी पेपर दे जा रहे हो, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो इसके लिए विकल्प है आग्नेय शैल का, अवसादी शैल या परतदार शैल का। तो दोस्तों आप अनुमान लगाए होंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा रूपांतरित शैल। हालांकि मैं पहले हमने बता दिया था। ये रूपांतरित चट्टानें या रूपांतरित शैल क्या होते हैं? दोस्तों अभी हमने बताया जो 3 प्रकार की चट्टानें, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। तो आग्नेय और अवसादी या परतदार शैलों के टूटने से और समुद्र के तलों पर आपस में घर्षण से जो पत्थर होते हैं और पानी के बहाव में वो रगड़ते रहते हैं, घिसते घिसते उसमें चूर्ण निकलता है और धीरे धीरे उनके कण बड़े बारीक हो जाते हैं और आकर के पानी के सबसे ऊपरी परत पर आकर टिकते हैं, और इस तरह से हजारों या सैकड़ों वर्ष में एक कई सारे लेयर बनते हैं और बड़े चिकने, बड़े स्मूथ होते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं संगमरमर रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है कि पर्वत, पठार, मैदान किस प्रकार के उच्चावच के नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसलिए हमने यहाँ इसकी ऑब्लिक करके दिया है स्थल रूप, यानी स्थल कृतियाँ। जो हमारी धरती जो है, जो हमारी स्थलाकृतियाँ हैं, हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो धरती है, जो हमारी भूधरा है, पृथ्वी है, सर्वत्र एक जैसे लेवल में नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पठार है, तो कहीं मैदान है, कहीं नदी है, कहीं झरना है। तो कहने का मतलब स्थलाकृतियाँ एक जैसी नहीं हैं। लेकिन विद्वानों के द्वारा
इस तमाम प्रकार के आकृतियों को, स्थल आकृतियों को मुख्यतः 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। तो एक तो होता फर्स्ट श्रेणी के उच्चवच, और द्वितीय श्रेणी के उच्चवच आते हैं दोस्तों, और तीन मतलब थर्ड कैटेगरी का जो उच्चावच होता है या स्थलाकृतियाँ होती हैं। तो आप मान लीजिए जो फर्स्ट कैटेगरी का यानी प्रथम श्रेणी का उच्चावच होता है, उसके अंतर्गत कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप और बड़े बड़े महासागर वगैरह आ जाते हैं। तो महासागर, तो पर्वत, पठार, मैदान, ये जो होते हैं ये सेकंड श्रेणी के उच्चावच होते हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है हिमालय, आल्प्स, एटलस, रॉकीज, तो ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? हिमालय, आल्प्स, एटलस, रॉकीज, एंडीज, ये दोस्तों दुनिया के हाईएस्ट पहाड़ पर्वतों में से गिने जाते हैं, और जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और ये किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? अभी हमने आपको इसके पहले प्रश्न के इसके डिस्क्रिप्शन में बताया है कि हिमालय, आल्प्स, एटलस, रॉकीज, एंडीज ये किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं। विकल्प है ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश पर्वत, वलित या मोड़दार पर्वत। तो हालांकि इस प्रश्न का उत्तर हम पहले ही बता चुके हैं आपकी रिवीजन के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वलित या मोड़दार पर्वत। वहीं भारत में, अब देखिए यहाँ से एक नया क्वेश्चन का प्रश्न आपको मिल रहा है। भारत में सतपुड़ा पर्वत, विंध्य पर्वत, ये सभी भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं दोस्तों। भ्रंश क्या होता है आगे हम बताएंगे। जब प्लेटें खिसकती हैं धरती की और उसमें गैपिंग होती है, मतलब आप कह लीजिए जैसे मान लीजिए ये लेवल है और इस तरह से खिसक करके यू आकार या वी आकार के बन जाते हैं, या ये प्लेटें इधर खिसक जाती हैं और इधर की प्लेटें इधर को राइट और लेफ्ट को खिसक जाती और यहाँ गैपिंग। तो इस प्रकार के दोस्तों भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। और वही दिखा है मोना लोआ, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत, ये किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? हमने कंपेरेटिव में दिया सब कि हिमालय, आल्प्स, एटलस, रॉकीज, और साथ में भी हमने दे दिया है कि ये जो सतपुड़ा, विंध्य पर्वत हैं ये भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं, और मोना लोआ, विसुवियस, चिम्बोराजी ये ज्वालामुखी पर्वतों के दोस्तों उदाहरण हैं। मैं शर्त के साथ कह रहा हूं कि यहाँ से प्रश्न तो जरूर बनते हैं, इसलिए हमने कोशिश की है एक प्रश्न में कई प्रश्नों को समाहित करके उसके उत्तर देने की कोशिश किया है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे कि आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे से एक महत्वपूर्ण अच्छे लेवल के प्रश्नों का सीरीज आपको मिलता रहे। हाँ दोस्तों, आपसे हम निवेदन थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना ही चाहते हैं कि बीच में कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण हमारी वीडियो नहीं आ पाई है, हम इसलिए क्षमा चाहते हैं और उम्मीद करते हैं, आपसे वो आशा करते हैं कि आने वाले समय में फिर बराबर आपको वीडियो मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? समझिए क्वेश्चन। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो एक्टिव वॉल्केनो है, जहां से जो एक्टिव वॉल्केनो होती है दोस्तों, वहां से अक्सर आग या धुआं या राख निकलती रहती है गर्म। तो भारत में मात्र एक ज्वालामुखी है, और मैं आपसे इस चीज़ से आपको वादा करता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा गया दोस्तों। बड़ा ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। स्टार क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। और इसलिए विकल्प है अंडमान निकोबार द्वीप के बारन द्वीप में, लक्षद्वीप में, दमन द्वीप में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है अंडमान निकोबार द्वीप में, बारन द्वीप में है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है। तो इसके डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया दोस्तों। और हाँ, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जिसको कहते हैं कोटोपैक्सी। यहां से प्रश्न बार बार पूछे, खासकर समीक्षा अधिकारी हो गया, पीसीएस, आरओ, इन परीक्षाओं में पूछा था कि जब ज्यादातर मैचिंग करने को मिलता है। दोस्तों आप जब प्रश्नों के उत्तर जाने तो आप बड़े आराम से मैचिंग कर लेंगे, सही मिलान कर लेंगे। तो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जिसको कोटोपैक्सी के नाम से जानते, पूछा जा रहा है कि किस देश में स्थित है। विकल्प है जापान में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में या भारत में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका में दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो है कोटोपैक्सी, और यह है दक्षिण अमेरिका में है। दोस्तों आप देख रहे होंगे एक से एक लेवल बड़ा स्तरीय क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, जबकि एटना, बहुत ध्यान दीजिएगा, आप एक अनुमान जरूर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये अनुमान जरूर लगा रहे होंगे कि हाँ वास्तव में ये अच्छे क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न में हमने कई सारे प्रश्नों के उत्तर को समाहित करने की कोशिश की है। तो है एटना स्ट्राम्बेली सक्रिय ज्वालामुखी, ये इटली में स्थित है। दोस्तों आप इसको अंडरलाइन, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। वहीं पर है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य, अभी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है जिससे सदैव उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान बना रहता है। मतलब वहां से हमेशा आग निकलते रहते हैं, और इतनी आग निकलती कि आसपास की एरिया प्रकाशमान हो जाती है, और इसीलिए दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। यानी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक नया प्रश्न जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। वहीं पर जापाना में फ्यूजियामा अक्सर पूछा जाता है, तथा विसुवियस इटली की, यानी पूछा जाता है फ्यूजियामा कहाँ, किस देश में है, फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी किस देश में है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है। तो विसुवियस इटली में है दोस्तों, जापान में फ्यूजियामा है। ये सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ज्यादातर ये पूछा जाता है कि फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है किस देश में है, या विसुवियस कहाँ है। तो आप जान लीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम कहाँ पहुंचती हैं? विवर या क्रेटर में, भूकंप उद्गार केंद्र या फोकस पर, अधिकेंद्र जिसको इंग्लिश में एपी सेंटर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। कहने का मतलब होता है जब भूकंप किसी भी स्केल, रेक्टर स्केल पर आता है, तो सबसे पहले जो जियोलॉजिस्ट हैं, भूवैज्ञानिक हैं, वो ये रिसर्च करते हैं कि आखिर सबसे पहले भूकंप, दो चीज खास करके जानने की कोशिश करते हैं कि इस भूकंप का ओरिजिन कहाँ हुआ और सबसे पहले कहाँ पर फील किया गया। मतलब उसकी तरंगे, जैसे ये जो भूकंप में होता क्या है, तरंगों के माध्यम से ये आती हैं, तो सबसे पहले उसकी जो तरंगे, क्वेश्चन है सबसे पहले तरंगे कहाँ पर पहुंचती हैं, कहाँ महसूस किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जहां से भूकंप का वर्जिन होता है उसको कहते हैं उद्गम स्थल, भूकंप का उद्गम केंद्र। मतलब यहां से मान लो वर्जिन हुआ और इसके बाद इसके कंपन सबसे पहले जो फील किया जाता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसको इंग्लिश में एपी सेंटर बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, आप देख रहे हो एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आप देख रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगला प्रश्न है जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से, वायु दाब या वायु भार यानी एयर प्रेशर नापने का यंत्र क्या कहलाता है? विकल्प है आर्द्रता मापी यंत्र, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, फायदोमीटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बैरोमीटर है। यानी बैरोमीटर से नापा जाता है एयर प्रेशर, मतलब जो हवाओं का दाब होता है
उसका दाब कम है कि ज़्यादा है, इसके लिए एक यंत्र है बैरोमीटर, उससे नापा जाता है कि कितने मिलीबार में उसका एयर प्रेशर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बैरोमीटर, यानी वायदा बैरोमीटर से नापा जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्जाम हो या ISPCS या कोई ऐसी परीक्षा हो, सब में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लू, चिनूक, सिरोको, हरमट्टान, ये सब क्या हैं? यानी जो शब्दावलियां ये है क्या? लू तो आप पकड़ लिए होंगे प्रश्न को एक की पॉइंट के रूप में, ये लू क्या है जानते लोग, लेकिन चिनूक, सिरोको, हरमट्टन ये सब क्या है? तो मुझे लगता है इस प्रश्न का आप अंदाज जरूर लगा लिए होंगे। विकल्प है ध्रुवी पौने हैं, क्या व्यापारी पौने हैं, कि या मानसूनी पौने या स्थानीय पौने हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा स्थानीय पौने। ये लोकल विंड्स होती हैं, चूंकि हर देश में कुछ स्थानीय पौने चलती हैं, उनको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे इंडिया में हो गया तो लू कहते हैं, कहीं पर चिनूक कहते हैं, कहीं सिरोको कहते हैं, कहीं हरमटान कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए ये स्थानीय जो लोकल विंड्स होती है इसको इस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन अक्सर ये बड़ी चर्चा के विषय होता है, जो कि अक्सर पेपर में आया करता है कि आज यहाँ टाइफून आया, आज यहाँ टॉर्नेडो आया, यहाँ हरिकेन आया। दोस्तों नाम अलग अलग भले हैं, लेकिन उसका जो सार है, जो एसेंस है वो एक है। और विकल्प है क्या चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, व्यापारिक हवाएं हैं, या ज्वालामुखी विस्फोट है। तो मुझे उम्मीद लग रहा है जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे इसका भी अनुमान लगा ले होंगे। दोस्तों एक प्रकार के एक चक्रवात है, आया करता है। तो अब हमें ये जानना होगा कहाँ पर टाइफून कहते हैं, कहीं टॉर्नेडो कहते हैं, कहीं हरिकेन कहते हैं। इस चक्रवात का नाम अलग अलग होता है। तो ये सभी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन ये उष्ण यानी गर्म प्रदेशों से में उठने वाले चक्रवात साइक्लोन होते हैं, जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण, ध्यान दिए, पृथ्वी के उत्तरी यानी नॉर्थ और साउथ गोलार्ध में 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच अधिक आते हैं। आज पेपर सेटर का एक नया ट्रेंड बन चुका है दोस्तों, क्योंकि वो डीप में प्रश्न को पूछता है, जो स्कोरिंग होती है और जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। जैसे आपको कह सकता है कि जो टाइफून होते हैं या टॉर्नेडो चक्रवात होते हैं वो किस ध्रुव में, किस पोल पर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में किस डिग्री के बीच में ये होते हैं। तो जान लीजिए 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होते हैं, और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। इसे बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं दोस्तों, चीन सागर में टाइफून कहते हैं, यानी चीन में चक्रवात को टाइफून कहते हैं, और मैक्सिको की खाड़ी में इसे टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं दोस्तों। बड़े ही लेवल के क्वेश्चन हैं, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा रहे होंगे। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न होगा दोस्तों, तो दोस्तों अगला प्रश्न है जो बड़ा महत्वपूर्ण, एक से एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें उसके आंसर आपको दिए गए हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम माने दोस्तों होता धारा, यानी जो धाराएं होती हैं, जल धारा, जो जल की धाराएं होती हैं दोस्तों, तो इसके अलग अलग नाम से जानते हैं भाई। आप जानते हैं पानी या तो ठंडा होता है या तो गर्म होता है, क्लियर। तो अगर गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की तरफ जाती है तो इसको गर्म धारा बोलते हैं, और जब ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेशों की तरफ धाराएं आती है उसको ठंडी धारा कहते हैं। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। इन धाराओं के दोस्तों अलग अलग पर्टिकुलर नेम हैं, और उसी में से एक है गल्फ स्ट्रीम। और दोस्तों जब आप ग्लोब को देखेंगे, ग्लोब में देखिएगा जो इक्वेटर होता है, जो हमारा भूमध्य सागर होता है, तो इधर ये एरिया गर्म प्रदेश कहलाता है। इतना ये जो कि सनरेज यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, सूर्य की किरणें, तो ये गर्म प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब जो गर्म से जो इधर ठंडी प्रदेश पड़ती है दोस्तों, चूंकि सूर्य की किरणें यहाँ इधर तिरछी पड़ती हैं, तो इधर से जो गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की तरफ धाराएं चलती, स्ट्रीम चलती है, इसको कहते हैं गर्म धाराएं। और जो ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की तरफ चलेंगे उसको कहते हैं दोस्तों ठंडी धाराएं। और प्रश्न जो आपका है गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है दोस्तों? यह गर्म जलधारा का नाम है। इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक
प्रमुख धारा है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। यह उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर, कहां से? मैक्सिको की खाड़ी से वर्जिन होता है और उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। मतलब यहां आप देख रहे होंगे ये उत्तर नॉर्थ की तरफ ये प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है सुनामी। सुनामी शब्द कहां से लिया गया है? सुनामी क्या है दोस्तों? सुनामी एक तरह की तूफान होती है जिसके साथ में हवाएं और बहुत तेज बारिश भी साथ में आता है। सुनामी यहां पर लिखने में मिस्टेक हुआ शब्द। तो सुनामी जो टर्म है, जो वर्ड है, बेसिकली कहां से ओरिजिनेटेड है, इसमें प्रश्न पूछा है। क्या चीनी शब्द है, क्या अंग्रेजी शब्द है, या जापानी शब्द है, या लैटिन शब्द है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जापानी वर्ड है, यानी जापानी लैंग्वेज से लिया गया। सुनामी, TSUNMI सुनामी शब्द है और ये जापानी से लिया गया ये, और यह महासागरीय जल की एक गति का नाम है। जल की गति यानी बहुत तीव्र बारिश होती है और जिसका अर्थ है विनाशकारी लहरें। विनाशकारी लहरें जो समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, अत्यधिक वर्षा के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो लहरें समुद्र में उठने लगती है उसको दोस्त सुनामी कहते हैं। और सुनामी जापानी लैंग्वेज से लिया हुआ, इनहेल किया वर्ड है। भारत के पूर्वी तट पर 26, कभी कभी प्रश्न पूछा दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण, 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। एक प्रलय के रूप में भारत में आई थी जिससे काफी जनधन की हानि हुई थी। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है। हमने आपसे उम्मीद से वादा किया हम 30 क्वेश्चंस का एक सेलेक्टेड क्वेश्चन आपकी इसमें सीरीज में है। तो क्वेश्चन है, पिग्मी कहाँ की जनजाति है? जनजातियों पर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है या इंडियन ज्योग्राफी में ये जनजातियों पर जो शेड्यूल ट्राइब होती हैं, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कुछ खास देशों के कुछ खास जनजातियाँ ट्राइब्स होती हैं, हमें जानना आवश्यक होता है। आप चाहे वनडे एग्जाम हो या लोअर या मेंस हो, PCS प्री हो, मेंस हो, RO हो, वनडे एग्जाम हो, तमाम सभी परीक्षाओं में शेड्यूल ट्राइब से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। तो पिग्मी कहाँ की जनजाति है दोस्तों? अमेजन घाटी की, जारे घाटी की, ग्रीनलैंड की, कांगो? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जायरे। ये जायरे जो है ये जायरे DC के नाम से जानते हैं, जायरे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जायरे घाटी में पिग्मी नाम के जनजातियां निवास करती हैं। उनका रहन सहन आम लोगों से अलग होता है, हमें जान लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, सहारा कालाहारी मरुस्थल क्या है? मरुस्थल डिजर्ट जो है जिसको एक पर्टिकुलर नेम है सहारा या कालाहारी है, तो ये लिखा किस देश में है? प्रश्न है अफ्रीका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो दोस्तों कालाहारी और सहारा दुनिया का, यानी सहारा जो दुनिया की सबसे बड़ा डिजर्ट है, और प्रश्न पूछा है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है दोस्तों, और वह सहारा अफ्रीका में स्थित है। वहीं भारत में थार मरुस्थल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, जो आपकी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगला प्रश्न है, फिर एक बार जनजातियों पर आधारित क्वेश्चन, बद्दू। ये बहुत बार पूछा गया है। बद्दू कहाँ की जनजाति है? अफ्रीका की, अरब की, कालाहारी की, कि जारे की? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अरब की। यानी बद्दू जो है यह अरब कंट्रीज की घुमंतू एक जनजाति है जो वो अस्थाई नहीं होते हैं, अपने तंबू और अपने जानवर साथ में चारागाह के रूप में घूमते रहते हैं। वो अरब की, इसके डिस्क्रिप्शन दिया है, अरब की घुमंतू जनजाति है। जबकि बुशमैन क्या है? बुशमैन कालाहारी की प्रमुख जनजाति है। ये भी पूछा था, बुशमैन कहाँ की जनजाति? बुशमैन कालाहारी जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ की बुशमैन एक घुमंतू जनजाति है दोस्तों, और इनका जीवन आज भी शिकार पर डिपेंड है। हम अगले प्रश्न पर चलते। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, वो है कि संसार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये भी बहुत बार बार पूछा जाता है। चेरापूंजी में, मेघालय में, मछिंद्रा में, या मसूरी में? तो हमें लगता है जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है।
तो लोग अक्सर कंफ्यूज करके चेरापूंजी विकल्प दिया, चेरापूंजी मेघालय मशीनराम में, तो लोग ज़्यादातर चेरापूंजी करते, कभी पहले आंकड़ा हुआ करता था, लेकिन आज का आंकड़ा क्या था दोस्तों, ये मशीनराम में ही सर्वाधिक बारिश होती है, जो चेरापूंजी से कुछ आगे की दूरी में नहीं, असम में ही है, और ये चेरापूंजी से कुछ आगे बढ़ करके ये स्थान है जहाँ भारी वर्षा होती रहती है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अभी मैंने शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, और आप जान रहे होंगे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, आगे हमने इसका डिस्कशन दिया था, और वो है सहारा मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत में है, और गोबी और एरिजोना अमेरिका में है। हम अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। ये पाश्चुरीकरण है, पाश्चुरीकराइजेशन है, यह पाश्चुरीकरण क्या होता है, तो ये इसके पाश्चुरीकरण के जन्मदाता कौन है दोस्तों? पाश्चुरीकरण क्या होता है? दूध को, अभी हम इसके डिस्क्रिप्शन दिए हैं, हालांकि पहले हम इसके विकल्प बता दें। जोसेफ लिस्टर, डॉक्टर कुरियन, लुइस पाश्चर, एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा लुइस पाश्चर पाश्चुरीकरण प्रक्रिया के जन्मदाता हैं। अब हमें जानना होगा कि आखिर ये पाश्चुरीकरण है क्या। लुई पाश्चर फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सिद्ध किया कि यदि दूध को एक निश्चित तापमान पर लगातार आधे घंटे गर्म करते हैं, कभी पूछ लिया जाता है, बार बार पूछा जाता है, हम लोग पाश्चुरीकरण दूध रोज पीते हैं, जो पैकेट वाला दूध होता है वो पाश्चुराइज दूध होता है, मिल्क होता है, हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए, जो बार बार पूछा भी जाता है, इसके जन्मदाता कौन है, तो दोस्तों लुईस पाश्चर। और क्या कह रहा है कि दूध को आधे घंटे एक तापमान पर गर्म किया जाए, फिर उसके बाद ठंडा कर दिया जाए, तो उसमें जो उपस्थित कीटाणु होते मर जाते हैं, और वो रोग कीटाणु रहित हो जाता है, जो पीने की, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर हम चलते हैं, और वो क्वेश्चन है कि स्वर्ण चतुर्भुज सड़क प्रणाली के द्वारा भारत के किन किन महानगरों को जोड़ने का प्लान था गवर्नमेंट का। ये उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उनका ये सोच है, सपना था कि भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने के लिए, भारत को चारों तरफ से जोड़ने की, एक सड़क के माध्यम से जोड़ने की एक प्रणाली थी, जिसको कहा जाता है स्वर्ण चतुर्भुज सड़क प्रणाली। तो ये किन किन महानगरों जोड़ता दोस्तों? इसके विकल्प है क्या? हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो दोस्तों इस प्रश्न को ये भी बहुत बार पूछा जाता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जो भारत के 4 सीमाओं पर चारों दिशाओं में हैं। इनको चौड़ी सड़कों के माध्यम, जो 6 लेन 8 लेन के माध्यम से जोड़ने की इसकी योजना है। तो हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है एस्किमो कहाँ के मूल निवासी? फिर एक बार पुनः हमने इन पर जोर दिया है, जो ट्राइब्स होती हैं, जो बार बार वर्ल्ड ज्योग्राफी के थ्रू या वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी के थ्रू इस प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न जरूर पूछ ले जाते हैं। एस्किमो कहाँ के मूल निवासी हैं? विकल्प है ग्रीनलैंड की, अरब की, ज़ायरे की, दक्षिण अफ्रीका की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रीनलैंड में एस्किमो क्या है, वह एस्किमो, जो कि ग्रीनलैंड काफ़ी ठंडा एरिया, वो जो ध्रुवों के करीब स्थित है, और वहाँ पर लोग इग्लू बर्फ़ के घर में बनाकर रहते हैं, बर्फ़ का घर बनाकर रहते हैं। और वहाँ के जो एस्किमो मूल निवासी हैं, वहाँ के एस्किमो, ये शरीर के नाटे कद के बौने जैसे होते हैं, और ये छोटे छोटे घर बनाते हैं। इनका शरीर नाटा होता है, हष्टपुष्ट होते हैं, और स्लेज, कभी भी पूछ ले, स्लेज क्या हो जाए, कुत्ता गाड़ी, जिससे कुत्ते खींचते हैं उस पर बर्फ पर, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य प्रश्न है कि एस्किमो कहाँ के मूल निवासी है दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर है ग्रीनलैंड की मूल निवासी एस्किमो माने जाते हैं, वहाँ के ये मूल जाति हैं। अगला प्रश्न, प्रेरी नामक हरे घास, प्रेरी क्या है दोस्तों? हरे घास के मैदान होते हैं, किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? दोस्तों हमें जानते हैं कि यहाँ से घास पे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, पंपास, स्टेप्स, या तमाम ऐसे घास के मैदान हैं, प्रेरी हैं। ये बड़े बड़े घास के मैदान जो हजारों हेक्टेयर में फैले होते हैं दुनिया के कई सारे देशों में, वो वहाँ पर ये बड़े बड़े जो एग्रीकल्चर फार्म खोले जाते हैं, बहुत सारे जानवर वहाँ पेट किए जाते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में है। तो पूछा जाता है किस देश में घास के मैदान को किस नाम से जाने जाते हैं? तो विकल्प है क्या दक्षिण अफ्रीका में,
अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ये एशिया में, या दक्षिण अफ्रीका में। तो प्रेरी जो घास का मैदान है दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका में। घास के बहुत बड़े मैदान होते हैं जहाँ पर ढेर सारे बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं। उनको डिफरेंट पर्पज से, मांस के लिए, दूध के लिए बड़े बड़े फार्म होते हैं, उसमें पाले जाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, उसमें जानवरों को पालने, उनकी समस्त प्रक्रियाओं के लिए बड़ा अनुकूल होता है। तो प्रेरी दोस्तों, हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के वृक्षहीन घास के मैदानों को प्रेरी कहते हैं। वृक्षहीन मतलब बड़े बड़े वृक्ष तो नहीं होते हैं, वहाँ बहुत सारे लंबा चौड़ा घास के मैदान होते हैं, जिसको कि प्रेरी के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? अमेरिका और कनाडा में। और प्रेरी विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र, ये भी जान लीजिए दोस्तों। प्रेरी विश्व का सबसे बड़ा कृषि जो फार्मिंग एरिया है, और इसीलिए इसको विश्व का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में, अब देख लिए, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जानते हैं। वहीं डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, और ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, जब जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, जो सबसे नीचे ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, आप यहीं से अनुमान लगाइए, डाउन माने नीचे, यानी डाउन नाम की जो घास पाई, हरे भरे मैदान पाए जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। आप यहाँ से अनुमान लगाएंगे। और आप थोड़ा सा कर लीजिए पंपास और प्रेरी। तो प्रेरी जो होते हैं, पी फॉर प्रेरी, तो इसको यूएसए कर लीजिए, यूएसए। और जो आपका पंपास होता है, तो ये भी पंपास है, पम से कर लीजिए दक्षिण अमेरिका, या ऐसे कर लीजिए, इसको शॉर्ट कर लीजिए, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे माने, ऐसे क्या होगा, साउथ अमेरिका। तो पी फॉर पंपास, यानी पंपास जो हैं ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और जो पी फॉर आपका प्रेरी मैदान होते हैं दोस्तों, ये यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका में। इसको शॉर्ट बना लीजिएगा, या नहीं कर लीजिएगा इसको, चाहे यानी माने नॉर्थ अमेरिका, ऐसे माने तो आप ऐसे कर लीजिए पीएनए। पीएनए का मतलब हुआ जो प्रेरी होती हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका, पीएनए कर लीजिए। और वहीं पर फिर पम कर लीजिए, हिंदी का पम कर लीजिए, पम ऐसे मतलब हुआ कि जो पंपास नामक घास होती है, ये ऐसे माने साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो वहीं पर एक है वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड का मतलब आप वाइल्ड कर लीजिए, वाइल्ड माने जीव जंतु सर्वाधिक ज़्यादा अफ्रीका में पाए जाते, क्योंकि वहाँ ढेर सारे बड़े बड़े बहुत घने जंगल हैं, तो वहाँ ढेर सारे जानवर, इसलिए वो वेल्ड कहते हैं हरे घास के मैदान को। वहीं एशिया में दोस्तों स्टेप्स के नाम से जानते हैं। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है। हम धीरे धीरे अपने पड़ाव पर पहुँचते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ, और थोड़ा समय जरूर ले रहेंगे, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। हम पूरे उसको डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये प्रश्न है 25 कि वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक देश। देखो, पेट्रोलियम उत्पादकों से ही ये बड़ा चर्चा का विषय बना होता है, चूंकि पेट्रोलियम जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है दोस्तों। वस्तुओं का घटना और बढ़ना हमारे पेट्रोलियम पर डिपेंड करता है, जो ट्रांसपोर्टिंग के काम आती है। तो यहीं से मूल्य तय होते हैं। तो सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन, इसके लिए कई सारे देशों से लड़ाइयाँ हो चुकी, खाड़ी देश अक्सर लड़ते रहते हैं, और इसमें खासकर अमेरिका की दादागिरी अक्सर चलती रहती है। तो इसके लिए विकल्प दिया है कि सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और इराक। दोस्तों ये देखिए, ये वेरिएशन इसमें होता है, इसके आंकड़े में वेरिएशन होता रहता है, इसलिए आप करंट में जरूर देख कर जाइए। और आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आज अमेरिका सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक देश है दोस्तों, कभी सऊदी अरब भी चलता है। तो इसमें वेरिएशन होता रहता है दोस्तों, इसलिए आज आप इसको देख कर जाइएगा। तो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक करने वाला देश पूरे विश्व में है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में है, समतापन स्ट्रेटोस्फीयर, आयनमंडल विश्वस्फीयर, वायुमंडल एक्सोस्फीयर। दोस्तों यहां मंडल से जरूर प्रश्न पूछा थे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी हमारा जो वायुमंडल है दोस्तों,
जो अपनी डेंसिटी की बेस पर इसमें कई सारी परतें होती हैं। इस तरह से कहीं 4 मिलता है, कहीं 5 मिलता है और लगातार इसमें स्टडी चल रही है। तो ये हमारा ट्रोपोस्फीयर होता है जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं और हम सभी मानव लोग क्षोभ मंडल में ही निवास करते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण, आप जान लीजिए, ये यहाँ यहीं पर समस्त प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं जैसे आंधी आना, तूफान आना, बारिश होना, बादल बनना, बिजली तड़कना, थंडरिंग, ये हमारे ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। दोस्तों प्रश्न यहाँ से घुमा करके उलट पलट के प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसके लिए हम इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। हमारे इसी ट्रोपोस्फीयर जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, इसमें तापमान का घटना बढ़ना, थंडरिंग, वर्षा, रेनिंग, बादल बनना, सारी घटनाएं यहाँ होती हैं। वहीं इसके ऊपर जब हम करते हैं दोस्तों एसटी करते हैं, एसटी का मतलब होता है स्ट्रेटोस्फीयर होता है। और समताप मंडल मतलब इसका जो वेदर होता है, जो हमारी जो वेदर होता है, नाइदर वेरी हॉट नाइदर वेरी कोल्ड, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पर एवरग्रीन मौसम होता है और इसीलिए मानकर चलिए दोस्तों यह एरोप्लेन की उड़ने के लिए एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें वेदर जो होता है ये ज़्यादा न ठंडा न गर्म होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा लिया जाता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो जान लीजिए स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में पूछा जाता है दोस्तों। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी स्ट्रेटोस्फीयर की एक पट्टी है जिसको हम कहते हैं ओजोन छिद्र, जो 16 सितंबर को हर साल हम ओजोन दिवस मनाते हैं दोस्तों। तो ओजोन परतें जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है, आखिर ओजोन परत है क्या दोस्तों, हमारी पृथ्वी की सुरक्षा किससे करता है? जो हमारी सन से आने वाली जो रेज होती हैं दोस्तों, अल्ट्रावायलेट वेव होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो जिसको हम हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं, इसको यूवी कह लीजिए। यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट वेव होती है, जो सूर्य से आने वाली किरणें, जो अल्ट्रावायलेट वेव होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, अगर वो धरती पर सीधे आ जाती हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भयानक कैंसर जैसी घातक बीमारी को जन्म देता है। और इतना ही नहीं, हमारा जो इससे क्या होता है, हमारी ऋतुएं भी, कभी प्रश्न पूछा था, हमारी जो ऋतुएं परिवर्तित होती जा रही हैं, लेट होती है, क्यों होती जा रही हैं? क्योंकि ये ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है। ये आज की दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट बन चुका है कि आखिर हमारे ओजोन परत में जो लगातार छेद होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से आज कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तरह तरह घातक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो आज हमारे ओजोन छिद्र में छेद होता जा रहा है। और आप पढ़े होंगे सर्वाधिक छिद्र कहाँ हो रहे हों, अटलांटिक में पढ़ेंगे आप। तो आखिर इसकी वजह क्या है? कई सारी चीज़ें होती हैं। ये तो घातक बीमारियों को जन्म देता है, ऋतुएं हमारी लेट होती जा रही हैं, और इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ते ही जा रहा है। और आखिर प्रश्न होता है कि इसमें होल क्यों होता जा रहा है दोस्तों? आज हम मानो बहुत लग्जरियस लाइफ लीड कर रहे हैं, बड़ा ही विलासिता का जीवन जीने में विश्वास कर रहे हैं। तो इस विलासिता की चीज़ों को पूरी करने के लिए हम वैज्ञानिकों के द्वारा तमाम सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं। तो सैटेलाइट छोड़े जाने के कारण इसमें होल होता, चूँकि सैटेलाइट यहाँ से इस लेयर को पार करता बहुत आगे निकल जाता है, तो लगातार इसमें छेद होता जा रहा है और ये छिद्र भर नहीं रहे हैं, और ये लगातार ओपन है। तो इन्हीं के रास्ते से जो अल्ट्रावायलेट वेव होती हैं, ये लगातार धरती पे आ रही हैं, जो हमारे धरती की वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, जिससे घातक बीमारियां, ऋतुओं का होना, कहीं पर तमाम जो नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही, कहीं यहाँ कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं सूखा, कहीं वो, तो इस तरह तमाम सारी समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। हम अगले इस पे चलते हैं, जो समताप मंडल के ऊपर आता है दोस्तों, आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है? आयन मंडल जो हमारी सैटेलाइट जाती है और ये आकर के यहाँ पर टिकती है, जो रिमोटिंग सिस्टम, मतलब आज हम चाह रहे हैं रिमोट से हमारा पंखा चले, रिमोट से गाड़ियाँ चले, रिमोट से हम टीवी चला रहे हैं, तो ऐसे जो रिमोटिंग सिस्टम हम लगातार यूज करते जा रहे हैं, जो हम मोबाइल पर, टीवी पर ऐसे इंटरनेट का सुविधा ले रहे हैं, उस पर लाइव कास्ट देख रहे हैं, उसमें तमाम पिक्चर देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है दोस्तों? चूँकि ये जो सैटेलाइट हमारे छोड़े जाते हैं, ये हमारे इस किस मंडल में, आयन मंडल में आकर के टिकते हैं दोस्तों, और इस यहाँ पर टिकते हैं, और यहीं से हमारे धरती को वॉच करते हैं, और फिर ये करके यहाँ से इसमें जो कि हाई पावर के कैमरा, साउंड रिकॉर्डर वगैरह लगे होते हैं, जो धरती की एक्टिविटी पर ये नज़र रखता है, और यहाँ से लेकर के ये हमारे ट्रांसमीटर पर, जो हमारी जो
जो रिमोटिंग सिस्टम होती है यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करता है, फिर यहाँ से जा कर के हम टीवी या और सारे प्रोग्राम को देखते हैं। तो हालांकि सुविधा हमको मिलती जा रही है, हम लग्जरियस जीवन जीते जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन आप जान लीजिए इसका बैड इम्पैक्ट भी हमारे मानव जीवन पर, हमारे पशुओं पर या तमाम पेड़ पौधों पर पड़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये कड़वा सत्य है, इसको हमें अपनाना, क्योंकि हमने इसको विस्तृत में डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया है, इसमें ढेर सारे प्रश्नों का कोई समायोजन हमने इसमें किया है। हालांकि इसके लिए एक अलग से चैप्टर, एक अलग से वीडियो होना चाहिए था। मेरी तो सोच यही थी, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है बनाऊँ भी मुझे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही बहुत सारी बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा दोस्तों यहाँ पर समय लिया। और आप नोट करते हैं कॉपी पेन लेकर के, और इसको जरूर नोट कर लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें। हमारी जो सैटेलाइट होती है दोस्तों यहाँ पर आकर टिकती है, और खासकर जो वायुमंडल है इसके बारे में ज़्यादातर स्टडी नहीं हो पाई है साइंटिस्ट के द्वारा, हालांकि लगातार स्टडी चल ही रही है। तो हमें उम्मीद है आपसे अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है गलत नहीं होगा। तो अगला प्रश्न चलता है दोस्तों, तुलबुल बांध परियोजना किस नदी पर है? क्या सतलज नदी पर, क्या झेलम नदी पर, व्यास नदी पर, या रावी नदी पर? तुलबुल बांध परियोजना दोस्तों ये बड़ा चर्चा के विषय रहता है। ये खासकर ये झेलम नदी पर है। झेलम कहाँ है? जो जम्मू कश्मीर में झेलम सतलज नदी है। सतलज नदी पर तुलबुल बांध परियोजना जो भारत और पाकिस्तान के विषय में एक चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि भारत ने बुलर झील कहाँ है भी जान लीजिए, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। तो इस बुलर झील पर एक तुलबुल बांध परियोजना बनाई जा रही थी कब? सन 1984 में, और इस पर पाकिस्तान ने ऐतराज़ भी किया था, इसलिए चर्चा का विषय बना रहता है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 28 है। वो प्रश्न है कि शिव समुद्रम परियोजना किस नदी से संबंधित? शिव समुद्र परियोजना एक बार अपने दोस्तों आज हम करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में वीडियो के बारे में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमको इसके माध्यम सुझाव भी दें जिससे और अच्छी वीडियो हम आपको दे सकते हैं। दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन, आपका जो लाइक होता है, ये हमारे लिए बड़ा ही मोटिवेशन का काम करता है। तो अगर हम इतनी मेहनत और ईमानदारी से अगर आपके लिए हम काम करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं एक छोटी सी आप मेरी भी ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न है शिव समुद्र परियोजना तो क्या कृष्णा नदी पर है, गोदावरी नदी पर, भागीरथी नदी पर, कावेरी नदी पर, या 2 बार कावेरी हो गया दोस्तों, सॉरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध परियोजना जो बड़ा चर्चा के विषय है। खासकर हमारी जो पिछले 1-2 बार से सरकारी केंद्र में हैं वो इस पर ज़्यादा जोर दे रही हैं, और इसके पहले भी सरकारों ने अक्सर चर्चा का विषय बना शिव समुद्रम परियोजना कहाँ है? कावेरी नदी पर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे वायुमंडल में कौन सी 2 गैसेज ऐसी जो मेजर पार्ट को रोल पे करती हैं? मेजर पार्ट जो होती है 2 गैसों का, हालांकि ये छोटे स्तर की क्लास की किताबों में पढ़ाई जाती है, बड़ा ही मामूली सा क्वेश्चन है, लेकिन लोग यहाँ से भी गलतियाँ करते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहने का मतलब हमारे वायुमंडल में खासकर 2 गैसें होती हैं जो दोनों गैस मिलाकर के 99% को कवर करती हैं, 99% को कवर करती है। और 2 गैसें कौन है दोस्तों? वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये छोटी कक्षाओं में मिल जाती है कि 21% ऑक्सीजन है, और वहीं पर नाइट्रोजन 78% होते हैं, यानी 78% दोस्तों ये नाइट्रोजन होती है। तो खास कर ये दोनों गैसें मिलकर, दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो 99% कवर करती है। खासकर 2 गैसें हमारे वायुमंडल है, वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी जल विद्युत स्टेशन कौन है? मेटूर जल विद्युत स्टेशन, खामपोली जल विद्युत स्टेशन, सिंद्रावाग जल विद्युत स्टेशन, पाइकारा जल विद्युत स्टेशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है सिंद्राबाद जल विद्युत परियोजना। ये भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों आज की इस वीडियो कैसी आप लोग जरूर करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।